हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीटीएस और एफकेट जैसे किसी भी एग्जाम की, तो आपको अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज जरूर लेने चाहिए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। वाईफाई स्टडी जैसा प्लेटफॉर्म आपको लाइव वहाँ पे पढ़ाता है। इसके अलावा सीटीएस और एफकेट कैटेगरी में अर्पित चौधरी जो कि आपको लाइव पढ़ा रहे हैं 1 मार्च से, और इसी कैटेगरी के अंदर आपको अभिषेक पांडे भी 25 मार्च से लाइव पढ़ा रहे हैं। और आप संदीप कुमार के भी कोर्सेज 2 मार्च से लाइव सभी देख पाएंगे। और इनके अलावा बहुत सारे टॉप एजुकेटर के भी अपकमिंग कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और सभी एजुकेटर के एक साथ कोर्सेज आप देख पाएंगे एक छोटे से सब्सक्रिप्शन के बाद। इसके लिए गाइज आपको हमारा रेफरल कोड माई स्टडी दोस्त यूज करना होगा। जब भी आप कोर्स बाई करें, चाहे 1 महीने, 6 महीने या 12 महीने किसी के लिए भी, तो आपको यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड माई स्टडी दोस्त लगा देना चाहिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। 250 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 251 से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि बल गुणनफल है। किसका गुणनफल होता है बल? आपने सुना होगा F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला सवाल कि आनुवंशिकी एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है आनुवंशिकी। आनुवंशिक को इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक। अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 253 कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा का क्या होता है, उनकी क्या कंडीशन रहती है, उसका जो समान त्वरण होता है। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है कि अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका त्वरण जो है समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 254 कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग से द्रव्यमान प्राप्त होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संवेग p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, और वेग को v लिखेंगे तो v से v खत्म हो जाएगा और आपके पास m बचेगा, जिसका मतलब है मास यानी कि द्रव्यमान। अगला सवाल 255 कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो देखिए, ऊर्जा को हम बहुत सारे रूपों में माप सकते हैं, लेकिन खाने वाली ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पैकेट पे लिखा होता है कि आपको इसे खाने से इतनी कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 256 विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो ये पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना चाहिए, एम्पियर होती है। अगला सवाल निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही कोई यौगिक है? तो वायु एक ऐसा पदार्थ है या कुछ भी समझ लीजिए जो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक होता है। अगला सवाल कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, कम लोगों को ही ये पता हो पाता है कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। ठोस, तरल और गैस के अलावा चौथी अवस्था जो पदार्थ की होती है वो प्लाज्मा मानी जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 259 कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। देखिए, अलग अलग वर्ड आपको यूज किए जाते हैं जिस भी कैटेगरी में आप अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर पुष्पों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो उसे एंथोलॉजी बोला जाता है। देखिए, एक रूट वर्ड होता है लॉजी, ये जो है जब भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अध्ययन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेनी है। अगला सवाल 260 एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। जैसे आपने सुना होगा 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ, इसके माइनस प्लस ये सब चीजें, तो इसकी जो क्षमता होती है उसको डायोप्टर में मापा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 261 की जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, क्योंकि ऐसे भी आप क्वेश्चन से पढ़ा कर सकते हैं कि जीवाश्म है तो उसमें जीवाश्म की ही अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 262, इसमें आपसे पूछा है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 263 की विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। उसके अलावा 264 स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या रहती है? देखिए, जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि नियत रहती है। अगला क्वेश्चन 265 कि परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। ठीक है ना, तो परमाणु में जो विद्युत होते हैं वो उदासीन रूप से होते हैं।
अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जे थॉमसन ने की थी। तो अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ, परमाणु की खोज अगर पूछता है तो रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की खोज पूछता है तो थॉमसन ने की थी, और उसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज की तो जेम्स चैडविक ने की थी। ये तीनों आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इसको आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि ईंट पर नाच, ऐसा कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की टी से थॉमसन को, परमाणु की रे से रदरफोर्ड को, और न्यूट्रॉन की जे से चैडविक। इस प्रकार आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 267 कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। तो इसे बोला जाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है ना। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति की विज्ञान को यहाँ पे आपके पास में बोला जाता है टिश्यू कल्चर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 268 की परमाणु घड़ी निम्न प्रकार प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसे बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत परमाणु घड़ी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 269 कि क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, होगा दाब विद्युत प्रभाव। तो क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार कार्य करती हैं। अगला सवाल 270 न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये अलग तरीके से पूछा जाता था। उसमें पूछा था कि जड़त्व का कौन सा नियम न्यूटन की गति का है। तो पहला नियम था, और पहले न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व क्या होता है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तब तक स्थिर ही रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, और अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है। फोर्स उस पर भी लगाया जाता है जब वो गतिशील को रोकने के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल 271 कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये होगा पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है ना। तो ये तो खैर आप समझ ही पाए होंगे कि जब वो घोड़ा पृथ्वी के ऊपर अपने पैरों से दबाव डालता है तो उससे वो आगे खींच पाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 272 की प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये अभी देखिए हमने कहा था रदरफोर्ड ने की थी। अगला सवाल 273 की सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? देखिए गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, सबसे ज्यादा। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 274 की परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? इसकी अगर बात की जाए तो ये होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की और संख्या। ठीक है ना। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ओनली प्रोटॉनों की संख्या, ये परमाणु क्रमांक को करेगा। और अगर परमाणु बाहर पूछ लेता तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों हो जाते। तो परमाणु क्रमांक यहाँ से पूछा है आपको, तो ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ओनली हो जाएगा। अगला सवाल 274 की धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये चीज भी ध्यान रख लेना कि क्रुक्स एक कांच की क्वालिटी होती है, उसको हम धूप के चश्मे के लिए यूज करते हैं, क्रुक्स। ये चीज ध्यान रख लेना है। तो गाइस ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए। तभी हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस को करते रहेंगे। तो वीडियो को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना लाइक और शेयर कर देना। और इसके अलावा गाइस कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी में भी आप प्लस कोर्सेज ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो जरूर लीजिएगा, आपको अच्छी क्वालिटी के कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर गाइस नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।